बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का बीए फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों और आपका जो पेपर होने वाला प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य, कौन सा? प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य का जो पेपर होगा उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है, जितने के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सारे के सारे आपको करवाने वाला हूं। सिलेबस भी करवाने वाला हूं और पिछले साल का पेपर किस पैटर्न पे आया था वो भी आपको बताने वाला हूं। तो ये एक प्रकार का आपका कंप्लीट वीडियो होने वाला है जिसमें अपन हर चीज डिस्कस करेंगे भाई, कि सारी चीजें किस प्रकार से आती हैं, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, सभी चीजें डिस्कस करने वाले हैं अपन। लेकिन अपन डिस्कस करें इससे पहले सबसे पहले तो एक बात कहना चाहूंगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्या कर दो? चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अपन लगभग 20,000 सब्सक्राइबर के आसपास तो पहुंच गए। 25,000 सब्सक्राइबर का अपन टारगेट लेकर चलते हैं। 25,000 सब्सक्राइबर आपको पूरे करवाने हैं। सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को वीडियो जरूर से शेयर कर देना। अब सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की जरूर बात करेंगे। शुरू करने से पहले पेपर आप में सबसे पहले पार्ट ए देखने को मिलता है भाई। पेपर के अंदर आपको पता है इसमें अति लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं। कैसे प्रश्न आते हैं? अति लघुतरात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं। 10 प्रश्न आते हैं, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ, चारों के चारों यूनिट से कुल 10 प्रश्न देखने को मिलते हैं। कितने प्रश्न देखने को मिलते हैं भाई? 10 प्रश्न देखने को मिलते हैं। खास करके इसमें से कोई कवि है ना, जैसे मलिक मोहम्मद जैसी हो गया, आपके सामने कबीरदास, तुलसीदास, इनके कौन से प्रश्न आते हैं? ज्यादातर प्रश्न देख इनकी कोई दो अन्य कविताओं के नाम लिखिए, है ना, या फिर कविताओं से ज्यादा इनकी कोई किताबों के नाम के बारे में अक्सर पूछा जाता है। 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न आपको पता है अति लघुतरात्मक प्रश्न को 2 से 3 लाइनों में उत्तर देना होता है। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। इस हिसाब से आपका कितने नंबर का देखने को मिलेगा भाई? टोटल 20 नंबर का ये पूरा पैटर्न देखने को मिलता है। मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी। फिर आपके सामने प्रश्न देखने को मिलते हैं कौन से? शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लघुतरात्मक प्रश्न। अब लघुतरात्मक प्रश्न कैसे आते हैं? यूनिट फर्स्ट से, जो यूनिट फर्स्ट है आपके सामने, उससे 2 प्रश्न आएंगे अथवा में। समझ में आ गया? जैसे आपके सामने कबीरदास और मलिक मोहम्मद जैसी है यूनिट थर्ड में, तो उसमें से एक एक प्रश्न देखने को मिलेगा और आपको जिस टॉपिक के बारे में अच्छे से आता है उसमें से कोई एक प्रश्न को चूज करके आपको बता देना होता है। क्या करना होता है? उसमें से कोई एक टॉपिक को चूज करो और उसमें से कोई एक टॉपिक को चूज करके आपको बता देना है कौन सा आपको प्रश्न अच्छे से आता है। तो इस प्रकार से आपके सामने चारों यूनिट से, यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 यूनिट से टोटल 8 प्रश्न आएंगे। उसमें से कोई 4 प्रश्न आपको करके बताने होते हैं। आपको कौन से 4 प्रश्न जो आपको अच्छे से आते हैं भाई उनको बता देना। समझ में आ गया? प्रत्येक प्रश्न आपको 10 नंबर का आता है और प्रत्येक प्रश्न कौन से आते हैं भाई? आपके सामने 40 नंबर के आपके सामने प्रश्न देखने को मिलते हैं। प्रश्नों की बात करें, अगर स्पेशली जो प्रश्न बता रहा हूं वो अच्छे से करके चले जाना। यहीं से लगभग प्रश्न बताऊंगा और जो मोस्ट बता दूं उसको तो रट जाना, वहां से बाहर एक प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। समझ में आ गया आपको अच्छे से? फिर आपके सामने आएगा पार्ट नंबर सी। कौन से वाला? पार्ट नंबर सी, जिसके अंदर आपके सामने प्रश्न देखने को मिलेंगे सह प्रसंग व्याख्या के। कौन से देखने को मिलेंगे भाई? सह प्रसंग व्याख्या के आपके सामने प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर, कौन सी? यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर से आपके सामने लगभग 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे। कितने प्रश्न देखने को मिलेंगे? 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे और कोई 2 प्रश्न, कितने प्रश्न? कोई 2 प्रश्न आपको जो अच्छे से आता है उन सह प्रसंग व्याख्याओं में से आपको करना होता है। समझ में आ गया? 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 2 प्रश्न, एक प्रश्न 20 अंक का होता है। इस प्रकार से कितने अंक का देखने को मिलेगा भाई? 40 अंक का आपको देखने को मिलेगा। अब आपको जो अब मैं पेपर करवाऊंगा उसमें आपके सामने जो टोटल 80 नंबर का जुगाड़ करवाऊंगा और 20 नंबर की वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की आपकी अलग से क्लास वो तो होती है, आपको पता है। समझ में आ गया? चलिए, इसमें मैं अब जो मॉडल पेपर करवा रहा हूं उसमें आपको सह प्रसंग व्याख्या वाले प्रश्न भी बताऊंगा और आपको कौन से जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है वो करके जाने उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। चलिए पढ़ते हुए आपके सामने ऊपर की तरफ। अपन आगे बढ़े इससे पहले भाई, काफी विद्यार्थियों ने अपना टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर रखा है। काफी बच्चों का सवाल आता है सर जो प्रश्न करवा रहे हैं इनके सॉल्यूशन कहां पर मिलेंगे? मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाओ क्लिक करो और यहाँ पर यूनिवर्सिटी चैंपियन लिखा है, इस पे आपके सामने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर फाइल वाला सेक्शन है, इस फाइल वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में कोने में जो सर्च वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? सर्च वाला ऑप्शन है। यहाँ पर सर्च करना आपको हिंदी लिटरेचर, क्या हिंदी सर्च कर लेना सिर्फ। यहाँ पर आपको एक पीडीएफ मिलेगी हिंदी लिटरेचर बीए फर्स्ट सेमेस्टर शेखावाटी यूनिवर्सिटी के नाम से। समझ में आ गया? हिंदी जो सर्च करो
उसमें एच छोटा रखना, बाकी के सारे शब्द भी छोटे रखने। हिंदी लिटरेचर बीए फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से आपको पीडीएफ देखने को मिलेगी, जाकर उसको पीडीएफ को पढ़ लेना। खोल देते, आपको लाइव ही दिखा देता हूं। बाकायदा सभी प्रश्न इसमें मैंने करवाए हैं, ये रहे सारे के सारे प्रश्न। नीचे की तरफ चलो, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, सारे के सारे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कवर करा रखे हैं। और जो और नीचे की तरफ जाओगे इसके अंदर, तो ये रही बाकायदा आपकी 100% व्याख्या, सब कुछ कवर करवा रखा है इसके अंदर। बस जाओ और आपको तो बस अच्छे से पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लेना है। चलिए भाई, आप डिस्कस करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिनको आपको पढ़ के जाना है। पहला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के उदय के कारणों का वर्णन करते हुए भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि को स्पष्ट कीजिए। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, सबसे ज्यादा। भक्ति आंदोलन का उदय हुआ, समझ में आ गया? भक्ति आंदोलन का जिसमें मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास, ये जैसे कवि जो आपके सामने कवि हैं, जो संत भी हैं, जो संत भी हैं, साहित्यकार भी हैं। और उस समय के समय, भक्ति आंदोलन के समय जो साहित्य लिखा गया, आज भी हिंदी साहित्य का सबसे गौरवान्वित गौरवशाली साहित्य है, जिसमें भक्ति की भी बात की गई, जिसमें साहित्य की भी बात की गई, जिसमें समाज सुधार की भी बात की गई। तो इस प्रकार का जो साहित्य लिखा गया भक्ति आंदोलन के समय, उसके बारे में क्यों भक्ति आंदोलन में की उदय हुआ, और क्यों उस समय जो भक्ति आंदोलन में काव्य लिखा गया उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, और आज भी क्या वो प्रासंगिक है या नहीं है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बहुत बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छे से करके चले जाना, ये प्रश्न एग्जाम में आपको ज्यों का त्यों देखने को मिलेगा। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते अपन। निर्गुण और सगुण भक्ति काव्य की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए प्रमुख कवियों उनके काव्य की विवेचना कीजिए। तो देखो, दो भक्ति काव्य धारा है, निर्गुण और सगुण, और बता दे रहा हूं सगुण वाली पढ़ के चले जाना इस बार। कौन सी? सगुण वाली। मेरी पीडीएफ में दोनों पढ़ा रखी है, लेकिन स्पेशल फोकस किस पे करना है? सगुण काव्य भक्ति धारा के ऊपर। काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस साल के लिए प्रश्न आएगा। बता रहा हूं, कल एग्जाम देने जाओगे बोलोगे सर जो मैंने आपने प्रश्न बताए थे वही आए थे, उसमें सगुण भक्ति धारा देखने को मिलेगी आपको। समझ में आ गया? तो निर्गुण भक्ति धारा आपको पता है, जिसमें ईश्वर के निराकार, कैसा ईश्वर है उसके निराकार रूप की बात की जाती थी। ईश्वर है वो आपके सामने हर कण कण में व्याप्त है, उसके बारे में बात की जाती थी। साथ के साथ वो मूर्ति पूजा की बात नहीं करते थे जो निर्गुण भक्ति करते थे। समझ में आ गया? निर्गुण ब्रह्मा की बात क्या करते थे। और सगुण भक्ति धारा में किसकी बात की जाती थी? ईश्वर है वो आपके सामने, उसका रूप चिंतन किस प्रकार का है। समझ में आ गया? जैसे कृष्ण भक्ति धारा, उसमें राम भक्ति धारा, उसमें शिव भक्ति धारा, उसमें आपके सामने वैष्णव भक्ति धारा, अलग अलग प्रकार की भक्ति धाराएं देखने को मिली, जिसमें ईश्वर के साकार रूप की पूजा की जाती थी, मूर्ति पूजा की बात की जाती थी। वो सगुण भक्ति का भक्ति धारा थी। और जिन्होंने राम भक्ति धारा के ऊपर तुलसीदास, सूरदास, जिन्होंने कृष्ण भक्ति धारा के ऊपर लिखा, इस प्रकार के साहित्यकारों ने सगुण भक्ति धारा के बारे में लिखा। उसमें कौन प्रमुख कवि हुए उसके बारे में आपको बताना है। और निर्गुण में कबीर दास और रैदास जैसे प्रमुख कवि हुए, उनके बारे में आपको विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ज्यों का त्यों एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। फिर बोलोगे सर बताया नहीं था, अभी बता दे रहा हूं, अच्छे से पढ़कर चले जाना इस प्रश्न को। चलिए यूनिट नंबर 2 की तरफ अपन बढ़ चुके हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में भाव पक्ष और कला पक्ष के समन्वय को सावधान बताइए। जो पृथ्वीराज रासो लिखा गया है उसमें भाव पक्ष क्या, कला पक्ष क्या, दोनों के बारे में विस्तार से बताना है। जब पृथ्वीराज रासो की रचना की गई तब वो उस समय की सबसे अद्भुत कलाओं में से थी, एक अलग प्रकार का साहित्य था। क्यों? क्योंकि उस समय अधिकतर जब पृथ्वीराज रासो का साहित्य लिखा गया उस समय वीर रस की ज्यादा बातें होती थी। कौन से रस की? वीर रस की। अब आप कहोगे सर वीर रस कौन सा होता है? जब युद्ध किया जाता है, अब वो कहते हैं ना आपके अंदर देशभक्ति की भावना आती है, उत्साह की भावना आती है, वो वाला रस वीर रस के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? तो पृथ्वीराज रासो से के समय जो साहित्य लिखा जाता था वो वीर रस पे आधारित साहित्य था। लेकिन उसके बाद में जो पृथ्वीराज रासो है इसमें वीर रस के साथ साथ आपको श्रृंगार रस भी देखने को मिलता है। कौन सा रस देखने को मिलता है? श्रृंगार रस भी देखने को मिलता है। तो दोनों रसों पर इसने बहुत ही अद्भुत तरीके से लिखा है। उस समय का समाज कैसा हुआ करता था, राजाओं के क्या कार्य हुआ करते थे, इसके बारे में विस्तार से आपको बताना है। इसमें 2 पॉइंट आपको बताने होंगे। जब आप लिखो
तब पृथ्वीराज रासो के बारे में बताना किसके द्वारा लिखी गई है। फिर आपको भाव पक्ष, उसमें भावनाओं को किस प्रकार से व्यक्त किया गया है। और कलात्मक पक्ष, कला किस तरीके से आपके सामने उस समय का जो समाज हुआ करता था उसमें वो कैसा था, और जो कवि ने जो रचना की है उसमें किन छंदों का, किन रसों का प्रयोग किया गया है, जिससे ये कला है वो जो पृथ्वीराज रासो है वो बहुत ही शानदार साहित्य के रूप में नजर आती है। चलिए भाई अगले वाला प्रश्न है, क्या प्रश्न है भाई, विद्यापति प्रेम और श्रृंगार के अप्रीतम कवियस कथन की समीक्षा कीजिए। जो विद्यापति है जिसने नरपति नाला जो लिखी गई उसके द्वारा जो प्रेम और श्रृंगार के अप्रीतम कवि माना जाता है उसके बारे में आपको बताना है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए भाई यूनिट नंबर 3 की बात करें। पहला प्रश्न है, कबीर दास की भक्ति भावना को सावधान बताइए। क्या तो प्रश्न ये आएगा या फिर आपके सामने आएगा इनकी कलात्मक विशेषताओं के बारे में बताइए। बता रहा हूं, पढ़ जाना भक्ति भावना के बारे में और कलात्मक विशेषताओं के बारे में, दोनों एक प्रकार का प्रश्न है। यही प्रश्न आपको करके आना जो पीडीएफ में मैंने करा रखा है, सेम टू सेम प्रश्न है, अच्छे से करके आना है। ये प्रश्न आएगा आएगा आएगा। अभी बता देता हूं, ये वाला प्रश्न विद्यापति वाला प्रश्न है ना, कोई प्रश्न पढ़ के चले जाना, आएगा। विद्यापति का प्रश्न नहीं आएगा तो बता देना मेरे को। आप समझ में आ गया। और इधर आपके सामने पद्मावती के प्रति रतन सेन का प्रेम साधनात्मक था और नागमती का रतन सेन के प्रति प्रेम साहित्यिक है। तो दोनों के बीच में आपको बताना है कि भाई आपके सामने क्या कनेक्शन है। पद्मावती के प्रति रतन सेन का प्रेम साधनात्मक कैसे था और नागमती के प्रति आपका समय रतन सेन का प्रेम साहित्य के हिसाब से कैसे था, इसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, दोनों प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट अच्छे से देखने को मिलेंगे। यूनिट नंबर 4 की बात करें, भ्रमर गीत के आधार पर सूरदास की विरह वर्णन का विवेचना कीजिए या सूरदास की कलात्मक विशेषताओं के बारे में बताइए। लिख लो, ये प्रश्न आएगा। अभी बता दे रहा हूं, सूरदास अच्छे से पढ़ जाना, मलिक मोहम्मद जैसी को अच्छे से पढ़ जाना और आपके सामने विद्यापति को अच्छे से पढ़ जाना। ये 3 कवि है ना, ऐसे कैसे प्रश्न आपको करा कर जाएंगे शॉर्ट टाइप वाले। 10-10 प्रश्न 10-10 नंबर के ये तीनों से आएंगे आपके सामने, अच्छे से पढ़ लेना। और इसमें जो प्रश्न है, भ्रमर गीत के आधार पर सूरदास के विरह का वर्णन कीजिए। किस तरीके से उन्होंने विरह को आपके सामने, विरह वर्णन को एक अलग छवि के रूप में पहुंचाया, उसके बारे में बताना है। भ्रमर गीत एक बार बता देता हूं, वो गोपियां हैं, वो श्री कृष्ण के प्रेम में एकदम आपके सामने आसक्त होती हैं और वो किस तरीके से महसूस कर रही है जब श्री कृष्ण अपना जो मथुरा को वृंदावन को छोड़कर आपके सामने मथुरा चले जाते हैं राजपाट के लिए, तो उनको कैसा महसूस होता है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगले वाला प्रश्न है, तुलसीदास की भक्ति भावना व लोक मंगल की अवधारणा को प्रकाश डालिए या कलात्मक पक्ष के बारे में बताइए, कलात्मक विशेषताओं के बारे में बताइए। तुलसीदास की मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से पढ़ लेना। ये प्रश्न आपके सामने जरूर से देखने को मिलेगा। समझ में आ गया। चलिए भाई, अब ये तो थे वो वाले प्रश्न जो आपके सामने शॉर्ट टाइप प्रश्न, सब बता देते हैं, देख लो, हर कोई बता रहा आपको, लेकिन प्रसंग व्याख्या कोई नहीं बताएगा, वो मोहित सर बताएंगे। अच्छे से पढ़ो। पहले वाली है, खने खने नयन को कौन अनुसरण, खने खने वसन धुली तनु भरई, बने बने दसन छुटा छुरकाई, खने अधर खुरकाई, हृदय का कमल मुदित पुन होय, अरबल अली कुल परिमल लोय। तो ये आपके सामने। अब ये कहोगे सर इसकी व्याख्या कहां से देखने को मिलेगी? भाई ये व्याख्या आपको मेरी पीडीएफ में देखने को मिलेगी। कहां देखने को मिलेगी? पीडीएफ में देखने को मिलेगी, अच्छे से पढ़ लेना। मलिक मोहम्मद जैसी के पीयूष कहू संदेशो है बोरो को काग सो धनी, विरही जरे मोही तोइका धानु में लाग रकत डरा। आपके सामने पूरी की पूरी अच्छे से भाई नोट कर लो, मेरी पीडीएफ में इसका सॉल्यूशन है, पीडीएफ आपके सामने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है। अगले वाला है, किस भी किसान कुल बनकी भिखारी, बाट चाकार चप्पल नट चोर चार चेटकी, पेट के पढ़त गुण आपके सामने। आप ये जो पद्यांश है तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। सूरदास वाला है, बिन गोपाल बैरन भय कुंजे, अब तब ये लता लगत अति शीतल, अब भई विषम की ज्वाला के पुंज। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपके सामने आ सकती है भाई, आपके सामने अच्छे से पढ़ लेना। चंद्र बरदाई, मन हुई काम करदप रूप, शुभ अंग अनुपम, चित चतवई चवनन रूप को रसी रसूपम। तो ये आपके सामने सारी की सारी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न व्याख्याएं हैं, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, इस बार के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से करके इनको चले जाना। आपके सामने जो पिछले साल की जो आप
पेपर जो किस प्रकार से आपके सामने इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आप देखने को मिल सकते हैं। पिछले साल का पेपर किस प्रकार का आया था उसके बारे में देखेंगे। 3 घंटे का पेपर देखने को मिला था, 100 नंबर का पेपर था, 40 नंबर का आपको पास होने के लिए लाने थे। अब देखना मैंने जो बताया ना आपको कैसे काम आएंगे एक एक पर्सन, जो एक एक ट्रिक मैंने आपको बता रखी है बाकायदा। पहला है पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है। मैंने क्या बताया, कवियों के द्वारा जो आपके सामने जो लिखी गई है, जितने भी जो प्रमुख आपके सामने लेख लिखे गए हैं इनको अच्छे से पढ़ लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से आएगा। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई, अच्छे से पढ़ लो। रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए। आ गया ना एक और कवि के जो कौन सी लेख लिख रखा है, कौन सी कविता लिख रखी है, कौन सी कहानी, उसका ग्रंथ से संबंधित एक प्रश्न आएगा और इस बार भी आएगा। आदि काल को चरण काल के नाम से क्यों जाना जाता है, चारण काल के नाम से क्यों जाना जाता है, इसके बारे में आपको बताना था। संत काव्य के प्रतिनिधित्व कवियों के नाम बताइए। मोस्ट अष्ट अब प्रधान है, अष्ट प्रधान कवियों के बारे में बताइए। ये वाला प्रश्न देखने को मिलेगा, अब आप देख लेना। डोला मारूरा दोहा में कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है, कौन सा छंद का प्रयुक्त हुआ भाई डोला मारूरा दोहा के अंदर, आपको अच्छे से बताना है। तो इसके अंदर आपके सामने वीर रस व संगार रस दोनों ही देखने को मिलते हैं। भक्ति आंदोलन के उदय के 2 कारण बताइए। जो भक्ति आंदोलन है उसका जो उदय होता है उसके पीछे क्या 2 प्रमुख कारण थे, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। तुलसीदास की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तुलसीदास के द्वारा 2 रचनाएं लिखी गई, बार बार बता रहा हूं। सूरदास पढ़ लेना, कबीरदास पढ़ लेना, मीराबाई पढ़ लेना, मलिक मोहम्मद जो जैसे उनके द्वारा विद्यापति के द्वारा कौन सी कविताएं लिखी गई हैं। अरे बच्चों 2 रचनाओं के नाम अच्छे से पढ़ लो, आएगा प्रश्न। अभी बता रहा हूं आपके सामने, समझ में आ गया। कर्षण भक्ति काव्य के प्रतिनिधि कवियों के बारे में बताइए। आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न आएगा राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवियों के बारे में बताना है। मीराबाई की काव्य की 2 विशेषताओं के बारे में आपको बताना है, समझ में आ गया। मलिक मोहम्मद जैसी की 2 रचनाओं के बारे में बताइए। तो इतना जो मैंने बताया इसमें आपको क्या पता चला, अरे छोटे वाले प्रश्नों में इधर उधर आपको देखने की जरूरत नहीं है, रचनाएं पढ़ो, सिर्फ रचनाएं पढ़ो, आएंगी रचनाएं इस बार, समझ में आ गया। चलिए यूनिट फर्स्ट की बात करें आपके सामने। आदिकाल काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। आदिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी थी उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। निर्गुण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो निर्गुण भक्ति काव्य धारा की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं उसके बारे में विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से कर लेना। पृथ्वीराज रासो के केमास नरकाटी प्रसंग का आपके सामने कथन को प्रकाशित कीजिए। हो सकता है इस प्रकार का प्रश्न भी देखने को मिले, कोई आपके सामने कथन पूछ ले। डोला मारूरा दोहा में वर्णित वियोग संगार में सारंभित टिप्पणी कीजिए। आपके सामने डोला मारूरा दोहा में वर्णित वियोग संगार के बारे में आपको प्रश्न पूछा गया था। अगला, कबीरदास एक समाज सुधारक थे, कथन के आधार पर कबीरदास की काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में बताइए। भक्ति की विशेषताएं पढ़ जाना बेटा, प्रश्न आएगा, समझ में आ गया अच्छे से। नागमती वियोग खंड के आधार पर नागमती की विरह की चेतना कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तुलसी का काव्य समन्वय का विराट चेष्टा है, कथन के आधार पर तुलसीदास के काव्य की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। जो तुलसीदास के काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, इसके आधार पर तुलसीदास के काव्य की विशेषताओं के बारे में बताइए। मीरा की भक्ति भावना को संरंभित टिप्पणी कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब बात करें मेरा तो गिरधर गोपाल कोई दूसरा कोई नहीं, ये आपके सामने देखने को मिली थी। अगले है आयो घोष बड़ो व्यापारी लदी पे गुण, ये देखने को मिली थी आपके सामने, और ये कुछ प्रसंग व्याख्याएं थी। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न देखने को मिला था, मैंने बता दिया है। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। अगर आपको पास होना है तो क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। जो मैंने बताया वहीं से प्रश्न आएंगे। धन्यवाद।